प्रोड्यूस और अपोज द मोशन। पहला केस था इन इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। इलेक्ट्रिक ब्रेक लगाने में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट पास करते हैं एंड दैट प्रोड्यूसेस अ टॉर्क। सर आप म्यूट हो। या सॉरी। सो एडी करंट में क्या था, जब भी किसी कॉइल से किसी बड़े से मैग्नेटिक मटेरियल से व्हेन फ्लक्स चेंजेस विद टाइम it induces an EMF and that causes a current in the entire volume called as eddy current, right? So induction furnace में था पहला application because it produces heat and that heat can be used to melt the metal. Second was in the electro brake apply करने में हम एक magnetic electromagnet में current pass करते हैं that induces eddy current and that eddy current applies the torque. Third is in speedometer, जो एनालॉग स्पीडोमीटर होते हैं, स्पीडोमीटर एक तो अभी सेंसर बेस्ड आता है जिनमें नंबर्स लिख के आता है, और पहले वो पॉइंटर वाले जो हुआ करते थे जो अभी भी स्टार्ट विद स्पीडोमीटर मेजर्स द स्पीड ऑफ योर कार और बाइक 0, 20, 40, 60, 80 and so on. So the principle of speedometer is also based on the eddy current. कैसे? थोड़ा बीच में कुछ हेयर पिन स्प्रिंग का अरेंजमेंट होता है बट वो अभी हम छोड़ देते हैं, दैट्स नॉट द रिक्वायरमेंट हियर. इस पॉइंटर के साथ एक वायर and that wire is attached to the axle of wheel, और व्हील के एक्सेल पे एक मैग्नेट माउंटेड होता है. दिस इज अ मैग्नेट. ये ऊपर वाला तो व्हील है, व्हील के एक्सेस पर एक मैग्नेट माउंटेड होता है. इसका हाफ पोल नॉर्थ, अदर हाफ इज साउथ. व्हेन अ व्हील रोटेट्स, उसके साथ जो मैग्नेट है वो भी रोटेट होगा. बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ दिस मैग्नेट, इस वायर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी. बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर एक एडी करंट इंड्यूस होगी. बिकॉज ऑफ एडी करंट इंड्यूस इट विल बिकम अ मैग्नेटिक डाइपोल, और डाइपोल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क. अगेन स्पीडोमीटर में पॉइंटर रोटेट होके स्पीड शो करता है. द डिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंटर शोज द स्पीड विद व्हिच द व्हीकल इज मूविंग. पॉइंटर के साथ कुछ हेयर पिन स्प्रिंग से एक बड़ा सा वायर आता है, मेटलिक वायर. दैट मेटलिक वायर गोज टू द एक्सेल ऑफ द व्हील, और एक्सेल पे एक मैग्नेट होता है. दिस मैग्नेट रोटेट्स विद द व्हीकल विद द व्हील. जैसे मैग्नेट रोटेट होगा नॉर्थ की जगह साउथ, साउथ की जगह नॉर्थ, it will be changing its direction, it will be changing its value. As a result, in this wire, in this connecting wire, eddy current is induced, और उस eddy current की वजह से इसके अंदर कुछ है सर्कुलर एडी करंट इंड्यूस हो जाती है. एडी करंट प्रोड्यूसेस इनसाइड व्हिच इज स्टिल केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई क्लोज्ड लूप होगा इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क. सो ऑन दिस वायर देयर इज अ ट्विस्ट और टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड. एक एंड को अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो दूसरे एंड पे एंटी क्लॉकवाइज, या इधर अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है so on the other end it will be clockwise. That is the restoring torque is developed, जैसा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी था. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी ऐसे ही कुछ था. कॉइल के साथ वो अटैच स्प्रिंग है. If one end of that spring is rotating clockwise, the other end will be rotating anti-clockwise, and as a result, this pointer will start rotating with the twist, and that angle is used to measure the speed. It will be directly proportional to eddy current. Eddy current will be directly proportional to rate of change of magnetic flux, and rate of change of magnetic flux will be directly proportional to the speed of rotation of wheel.
व्हील रोटेट होगा, उसके ऊपर जो मैग्नेट लगा हुआ है वो रोटेट होगा, मैग्नेट के रोटेशन से इस वायर के अंदर एडी करंट इंड्यूस हो जाएगी एंड दैट इंड्यूस्ड एडी करंट विल exert the torque. उस टॉर्क की वजह से wire will twist or rotate. There will be a torque on this wire. So if it is anti-clockwise at one end, on the other end it will be having a clockwise restoring torque developed, and because of that torque, जैसे जैसे ये rotate होगा, the pointer starts rotating, and that will represent how much speed, that will be proportional to the speed with which the vehicle is moving. तो डायग्राम ही बना लो, कहानी तो लिखने की जरूरत है नहीं, अंडरस्टैंडिंग चाहिए बस। एडी करंट के दो एप्लीकेशन होते हैं, एक तो हीट वाला और दूसरा टॉर्क वाला, बिकॉज इट हैज अ क्लोज लूप मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। राइट, पहला था इंडक्शन फर्नेस, सेकंड वाज इन इलेक्ट्रिक ब्रेक, थर्ड इज स्पीडोमीटर। ऐसे ही और छोटे छोटे जगह पे यूज करते थे पहले, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर, जिससे घरों में बिजली के बिल आते थे पहले, अभी ये सब भी डिजिटल हो गए। पहले एक बड़ा सा ब्लैक कलर का बॉक्स होता था, अगर किसी ने देखा हो गाँव में, पहले यहाँ पे कुछ नंबर्स और ये लास्ट नंबर चलता रहता था, 0 1 2 3 4 5 6। जब इसमें 9 के बाद 10 आ जाए, और नीचे एक डिस्क लगी होती थी एंड दैट डिस्क रोटेट्स। बड़ा सा ब्लैक कलर का बॉक्स, जिससे पहले इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मेजर करते थे। राइट, सो मैं घर में जाने से पहले दैट सप्लाई पासेस थ्रू दिस मीटर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सील लगा होता था, यू कैन नॉट ओपन इट। विद मोर करंट देयर विल बी मोर चेंज इन फ्लक्स, और उस चेंज इन फ्लक्स से यहाँ पे जो डिस्क होगी, दिस इज यूजली एल्यूमिनियम और कॉपर डिस्क, मेटलिक डिस्क। इसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होता है, और एडी करंट की वजह से टॉर्क लगता है, एंड बिकॉज ऑफ टॉर्क इट स्टार्ट रोटेटिंग। वन रोटेशन, यहाँ पे कट का साइन है, वन रोटेशन ऑफ दिस डिस्क मींस यू हैव कंज्यूम्ड 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करते थे। सो व्हेन इट इज कंप्लीट वन रोटेशन, देयर विल बी वन डिजिट चेंज एट द लास्ट। एनर्जी मीटर, स्पीडोमीटर, प्रिंसिपल एक ही जैसा है, अंदर एडी करंट इंड्यूस होगी, एडी करंट से टॉर्क लगेगा, और टॉर्क की वजह से इट स्टार्ट रोटेटिंग। दैट रोटेशन ऑफ द कॉइल is directly proportional to eddy current, or eddy current is proportional to current. So हम उसको measure कर सकते हैं, how much electricity we have consumed in the household supply, that is energy meter. So eddy current के application, next and very important one is in electromagnetic damping. Damping is a phenomena by which every oscillation gradually stops, धीरे धीरे करके वो अपनी एनर्जी रिड्यूस करता है, and finally it stops. स्प्रिंग को ऑसिलेट करेंगे तो भी थोड़ी देर के बाद वो रुक जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या है? दिस इज द फोर्स्ड डैम्पिंग और क्विक डैम्पिंग, क्योंकि यूजुअली नॉर्मल नेचुरल डैम्पिंग में बहुत टाइम लगेगा फॉर एनी ऑसिलेशन टू कंप्लीटली स्टॉप। डैम्पिंग क्या था? धीरे 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 एनर्जी कम हो जाती है, एवरी रोटेशन और एवरी वन कंप्लीट ऑसिलेशन amplitude gradually decreases and it becomes zero finally. Electromagnetic damping is, तो हमने एक कुछ पढ़ा था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, that was technically incorrect, मतलब conceptually वो कुछ गड़बड़ था। We use in the moving coil galvanometer that ये पोल्स है, पोल्स के बीच में एक मैग्नेट के पोल्स के बीच में we keep a rectangular loop जिसमें करंट पास करते हैं, on passing current experiences a torque. The other end of it is attached to the spring and the pointer, and that pointer rotates. This was again the principle of moving coil galvanometer.
अब इसमें गड़बड़ क्या था, व्हाट वाज स्लाइटली इनकरेक्ट, जो हमने वहां पर जानबूझ के डिस्कस नहीं किया था। जब करंट पास करते हैं तो इसमें टॉर्क आता है, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। उस टॉर्क की वजह से कॉइल रोटेट होगा, ऑन द अपोजिट साइड दिस पॉइंटर स्प्रिंग विल रोटेट। और फिर हमने कुछ ऐसा बोला था जहां पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, when net torque is equal, torque due to magnetic field and torque due to spring, when they both are equal, वहां पर ये पॉइंटर रुक जाएगा, जो कि थोड़ा सा इनकरेक्ट है। थोड़ा नहीं, बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि एसएचएम में ये एसएचएम कर रहा है, स्प्रिंग एंगुलर एसएचएम। एसएचएम में जहां पर फोर्स जीरो होता है, जहां पर टॉर्क जीरो होता है, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ना कि जीरो। एक्सट्रीम पे जीरो होती है इन एसएचएम। सो इनफैक्ट होगा क्या, जब भी दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएंगे तो ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा होगा, एंड इट विल बी एक्चुअली परफॉर्मिंग ऑसिलेशन अबाउट दिस मीन पोजीशन। और वो बहुत टाइम के बाद धीरे धीरे करके डैम्पिंग की वजह से धीरे धीरे करके रुक जाएगा टू द एक्चुअल करंट रीडिंग। बट हम जब भी सर्किट में ड्रॉ करते हैं, हम उसको उस जगह पर ऑलमोस्ट हम ऐसा कोई लॉजिक यूज करते हैं, जब दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएंगे तो वो वहीं पे रुक जाएगा, विच इज एक्चुअली फैसिलिटेटेड ओनली बाय द एडी करंट। अगर एडी करंट इंड्यूस नहीं है, नहीं होने दी हमने, तो ये ऑसिलेशन होता रहेगा, अपनी रीडिंग वाली वैल्यू पे कभी भी रुकेगा नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे एसएचएम में मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ना कि जीरो। सो टू स्टॉप दिस ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, इसके अंदर हम रखते हैं आयरन कोर, आयरन या फिर एल्यूमिनियम, राइट। इसके अंदर रखते हैं आयरन कोर। जब ये कॉइल रोटेट होगा, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ कॉइल, इसके अंदर एक एडी करंट इंड्यूस होगी, there will be eddy current induced, and that eddy current opposes the motion of the pointer or spring, और इसकी सारी एनर्जी को ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रोक देगी, जस्ट लाइक द ब्रेक इन द इलेक्ट्रिक ब्रेक इन द ट्रेन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या है? द डैम्पिंग caused by eddy current induced in a material in a metal due to changing magnetic flux or magnetic field। अंदर का हमने आयरन कोर नहीं रखा, निकाल लिया, जो कि वहां पे डायग्राम में हमने यूज नहीं किया था, तो ये अपनी जगह पे तुरंत नहीं रुकेगा, इट विल बी ऑसिलेटिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड आफ्टर दैट इट विल स्टॉप, राइट। In equilibrium position or in mean position, it is not zero velocity, it is not coming to rest, it is in fact moving with the maximum angular speed. To stop, we have to dissipate that energy, and that energy will be dissipated with the help of eddy current. So when there is a eddy current induced, only then it will stop almost instantaneously, and this galvanometer is called deadbeat galvanometer. Deadbeat का मतलब it does not oscillate at all, it directly goes and stops at the reading. Correct? So electromagnetic damping is the damping caused by the eddy current induced in this iron core, which is kept inside. अगर हम इस आयरन को निकाल देंगे तो ये काफी देर तक ऑसिलेट होता रहेगा। When there is inside iron core or any other metallic core, तो ये बिना ऑसिलेट हुए almost in 1 or 2 go it will stop directly at the reading of reflection. इसलिए इसको बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर, राइट। ओके, सो ये तो होगा एडी करंट। एडी करंट इज अ थ्योरेटिकल टॉपिक, इसमें बस इतना ही था।
और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, बट अंडरस्टूड एडी करंट इज द हीट और एडी करंट इज द टॉर्क। दो तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, या तो उसकी हीट को यूज कर सकते हैं या फिर उस पर लगने वाले टॉर्क को यूज कर सकते हैं। इट्स यूज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग, इट्स यूज इन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर, हाँ वो भी लिख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट होती है, दैट वाज अ क्वेश्चन इन द मूवी आल्सो, थ्री इडियट। तो उसका भी लॉजिक यही है, इंडक्शन मोटर। डायरेक्ट मोटर में अगर एसी पास करोगे तो क्या होगा, एसी पास करेंगे तो हाफ क्लॉकवाइज हाफ एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज, वो रुक जाएगा। तो इसके अंदर हम डायरेक्टली करंट नहीं पास करते, फेज वाइंडिंग होती है, और बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट डिफरेंट फेज वाइंडिंग, वाइंडिंग मतलब उसमें करंट पास करते हैं, और ये अंदर एक मेटेलिक रोटर होता है, दिस इज मेटेलिक रोटर। नॉर्मल डीसी मोटर में तो कुछ भी नहीं था, मैग्नेट के अंदर ऐसे ही कॉइल रखते हैं, कॉइल में करंट पास करते हैं, इट हैज अ टॉर्क, एंड बिकॉज ऑफ दैट टॉर्क इट स्टार्ट रोटेटिंग। उसको हम डीसी मोटर में यूज करते हैं। एसी मोटर में डायरेक्ट करंट पास करके हम उसको नहीं यूज कर सकते, बिकॉज एसी की करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, हाफ क्लॉकवाइज हाफ एंटी क्लॉकवाइज। So, to use this to produce the current, इसमें हम कुछ टू डिफरेंट फेज में, ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप्स है वाइंडिंग। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फेज वाइंडिंग, एक में हम साइन की करंट और दूसरे में कॉस की करंट पास करते हैं। देयर इज अ एसी करंट गोइंग इनटू दिस लूप, की वजह से इस रोटर के अंदर एडी करंट इंड्यूस होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एडी करंट इंड्यूस, दैट रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग, और वो अपने साथ जो भी अटैच है उस मैकेनिकल एनर्जी को आगे ट्रांसफर करता है। सो इंडक्शन मोटर यानी एसी मोटर जो होती है, एसी मोटर को हम डायरेक्टली करंट पास करके नहीं टॉर्क अप्लाई करा सकते हैं, बिकॉज टॉर्क की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। देयर इज एसी, हम बाहर से एसी करंट पास करते हैं इन दी वाइंडिंग्स, और इस वाइंडिंग की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से लगाते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट देयर इज ईएमएफ इंड्यूस्ड। एक की वजह से फ्लक्स चेंज होता है, दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में वो है, सो इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, एंड बिकॉज ऑफ टॉर्क दिस रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग। क्योंकि ये मेटल का है, इसके अंदर एडी करंट इंड्यूस हो जाती है, एडी करंट इंड्यूस्ड विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। एंड वाइंडिंग्स आर डन इन सच अ फेज कि हर एक वाइंडिंग की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो सेम डायरेक्शन, मतलब पहले की क्लॉकवाइज दूसरे की भी एंटी, दूसरे की भी क्लॉकवाइज ही होगी, कि एंटी क्लॉकवाइज होगी तो फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज द एडी करंट, एडी करंट की एप्लीकेशन। तो वैसे तो एडी करंट अच्छी चीज नहीं है, बिकॉज बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है, लेकिन उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं इन ऑल दीज। अब right, so next part is induction and inductance in any circuit, यानी अभी तक जो भी हमने इधर फिजिक्स पढ़ी है 12th में, we have seen two different type of circuit element और circuit component। एक तो होता है सिंपल मेटेलिक वायर, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। मेटेलिक वायर में द प्रॉपर्टी ऑफ वायर दैट वर्क्स इज रेजिस्टेंस। क्या करते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, ये दो चीजें हमने पढ़ी हैं। इन सबका कुछ सिग्निफिकेंस होता है प्रैक्टिकली भी और सर्किट में भी। रेजिस्टेंस का क्या रोल होता है, करंट को
करंट को अपोज करता है, स्टॉप करता है या लिमिट करता है? लिमिट मतलब किसी वायर में से कितनी करंट पास हो सकती है, वो कौन लिमिट करता है? रेजिस्टर। हम वोल्टेज लगा रहे हैं, करंट बढ़ती जाएगी, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, बट मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, कौन डिसाइड करता है? रेजिस्टेंस। Resistance is kind of property which decides how much current can flow through a wire. Correct? How much resistance, how much current can flow through a resistor. अब आते हैं कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस भी पढ़ा था हमने, किसी भी डिवाइस पे जिसमें चार्ज स्टोर होता है, दैट इज लाइक ए कैपेसिटर. चार्ज स्टोर्ड ऑन एनी डिवाइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल अप्लाइड. इसको हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है C. Capacitance decides the maximum amount of charge that can be passed or that can be stored in any device or in any arrangement. रजिस्टर में एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते, जितना भी वर्क डन करता है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है. कैपेसिटर में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर. अब तीसरा जो सर्किट की प्रॉपर्टी है, दैट इज इंडक्टेंस, denoted by L usually, and this type of arrangement is called inductor. So resistor, any wire is resistor, capacitor, कोई भी arrangement जिसमें चार्ज स्टोर कर सकते हैं. इंडक्टेंस क्या होता है? किसी भी क्लोज लूप का होगा. पहली बात तो इट विल नॉट बी डिफाइंड फॉर अ वायर, इट विल नॉट बी डिफाइंड फॉर एनी ओपन लूप. किसी भी क्लोज लूप में अगर करंट पास करते हैं, इफ करंट इज देयर, उस करंट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड will depend upon the current. Magnetic flux passing through any closed loop is directly proportional to current in it. Magnetic flux through a closed loop is directly proportional to current passing through it. Then the property that limits how much magnetic flux can be associated, similar to or rest the two property, is called inductance. Where L is inductance, इसको हम self inductance बोलते हैं जब ये अपनी करंट की वजह से हो. Inductance of the coil or the closed loop. कितना मैक्सिमम फ्लक्स किसी भी डिवाइस से, किसी भी एलिमेंट से पास हो सकता है, that is determined by its inductance. Inductance is associated only with a closed loop. इसमें रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोजेस द करंट. कैपेसिटेंस क्या करता है? अपोजेस व्हाट? करता है अपोज ग्रोथ ऑफ करंट, मतलब ग्रोथ ऑफ चार्ज. जैसे चार्ज एक बार आ गया तो उसको रिपेल करता है आने वाले चार्ज को और चार्जिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है. इंडक्टर क्या करता है? सिमिलरली इंडक्टर का रोल है करंट को या फिर वोल्टेज को चेंज होने से अपोज करना. कैसे? बिकॉज देयर इज अ फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट. if there is a flux changing with time, it will induce an EMF. EMF induced in a coil will be minus of d phi by dt, and that will be minus L times di by dt. So this minus sign confirms that अगर करंट इंक्रीज हो रही है तो उसको अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ. अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा. एक्सटर्नल बैटरी के अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा. इन दिस केस अगर करंट डिक्रीज हो रही है तो उसको इंक्रीज करने के लिए सेम डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा बाय एन इंडक्टर. The role of inductor in a circuit is to maintain the constant current or constant voltage.
अगर किसी सर्किट का इंडक्टेंस ज्यादा है तो उसका वोल्टेज फ्लक्चुएशन और करंट चेंज करना मुश्किल होगा. So in a way it is like an inertia. जैसे मैकेनिक्स में inertia होता था, inertia is the property which opposes the change in state of motion or rest. Similarly, inductance is the property of inertia of electricity. जितना ज्यादा inertia होगा उतनी ही ज्यादा उतनी ही प्रॉब्लम है, उतना ही मेहनत करनी पड़ेगी उस वोल्टेज को या करंट को चेंज करना. राइट. सो प्लीज राइट इंडक्टेंस. इंडक्टर और इंडक्शन सब कुछ एक साथ लिख लेते हैं. इंडक्शन इस फिनोमेना का नाम है. किस फिनोमेना का? अपने ही सर्किट में एक ईएमएफ इंड्यूस कर लेना जब करंट चेंज हो. प्लीज राइट when current flowing through a when a current flowing through a coil changes with time, an opposing EMF is induced called as self-induced EMF or back EMF. Called as self-induced EMF or back EMF, and this phenomena is called self-induction. Correct. Next line is written, and the property which opposes the change in flux, and the property which opposes the change in magnetic flux due to change in current in its own circuit is defined as self-inductance. Is defined as self-inductance. Self-induction is phenomena का नाम है. इंड्यूस ईएमएफ या बैक ईएमएफ बोलते हैं जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ. जैसे इसमें जब तक करंट कांस्टेंट है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे करंट इंक्रीज होने की कोशिश करेगा, there will be a EMF induced because of the inductance opposite to the external current. तो हमेशा सेम करंट को मेंटेन रखने की कोशिश करता है, इसीलिए इंडक्टेंस इज आल्सो कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Suppose we consider any loop in which current is increasing with time, on which will always be case जब किसी सर्किट में हम करंट को स्विच को जस्ट ऑन करेंगे. The time t is equal to 0 when switch is just closed. पहले करंट जीरो थी, स्विच क्लोज करने पे करंट इंक्रीज होने लग गई.
करंट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब यह स्विच को अभी अभी हमने जस्ट क्लोज किया। करंट इज इंक्रीजिंग और बाहर वाली करंट किस डायरेक्शन में, दैट्स क्लॉकवाइज करंट, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, सो इट इज क्लॉकवाइज एंड इट इज इंक्रीजिंग। इस करंट को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ विल प्रोवाइड करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इसमें डायरेक्शन में देख लिया तो इट इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ एल डी आई बाई डी टी। एक्सटर्नल करंट के अपोजिट, एक्सटर्नल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड। ये ई इंड्यूस का मैग्नीट्यूड माइनस हटा दिया, माइनस इसलिए डायरेक्शन तो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, इसकी करंट एक्सटर्नल क्लॉकवाइज थी, इसकी एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। इट शुड बी एल टाइम्स डी आई बाई डी टी। इफ करंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, ईएमएफ इंड्यूस उस करंट को कम करने के लिए एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा, V minus E induce. Now, since current is increasing, या हमने स्विच को just close किया है, in that case it is increasing with time. तो जब भी हम किसी सर्किट में जिसमें इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस किसमें होता है, कोई एग्जांपल, एनी प्रैक्टिकल एग्जांपल जिसमें इंडक्टेंस होता है, जहां पर भी बहुत सारे क्लोज लूप वाइंडिंग, जैसे नॉर्मल बल्ब और सीएफएल। सीएफएल के पीछे एक आयरन, आयरन के ऊपर कॉइल, सो इट इज अ इंडक्टर। सीएफएल की लाइफ ज्यादा होती है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होने पे फ्यूज नहीं होता था। या ट्यूबलाइट, जो बड़ी वाली ट्यूबलाइट होती थी पहले सिलेंड्रिकल, एज कंपेयर टू बल्ब, उसकी लाइफ ज्यादा होती है क्योंकि उसके सेंटर पर एक बॉक्स जैसा जो लगा होता है, दैट इज नथिंग बट इट्स इंडक्टर। एक्सटर्नल करंट या वोल्टेज सपोज बढ़ गई कुछ फॉल्ट की वजह से, तो वो अपने अंदर एक अपोजिट ईएमएफ इंड्यूस करके और उसको कम कर देगा। इसीलिए ट्यूबलाइट में टाइम लगता है उसको जलने में, बिकॉज द इनिशियल वोल्टेज इज नॉट द सेम दैट वी हैव प्रोवाइडेड। उसके अंदर एक बैक ईएमएफ डेवलप होके उस टोटल ईएमएफ को कम कर देगा। दिस ई इंड्यूस इज कॉल्ड बैक ईएमएफ, क्योंकि वो एक्सटर्नल के अपोजिट है और उसको कम कर देता है। In the case of growth of current, there will be an EMF induced which will oppose the current, so the external था clockwise, induced current anti-clockwise। current तो नहीं होगी, current तो दोनों में से इसी की होगी जो ज्यादा stronger है। जब ये करंट कांस्टेंट हो गई थोड़ी देर के बाद, फिर क्या हुआ, di by dt becomes zero। if di by dt becomes zero, which means no EMF is induced, I will be just V by R। When current become constant, पहले सर्किट को जस्ट स्विच ऑन किया था इसलिए करंट ग्रो हो रही थी। सेकंड, when current is constant। क्योंकि ये डीसी बैटरी, इसलिए थोड़ी देर के बाद करंट एनीवेज कांस्टेंट हो ही जाएगी, एंड दैट कांस्टेंट करंट का मतलब हो गया एल डी आई बाई डी टी इज जीरो। थर्ड, जब सर्किट में करंट कम हो रही हो, मैं स्विच को ऑफ कर दिया, करंट वाज देयर एंड नाउ इट इज गोइंग टू बी जीरो सम टाइम।
यस, व्हेन करंट इज डिक्रीजिंग यानी हमने स्विच को ऑफ कर दिया, तो ट्यूबलाइट को जब ऑफ करते हैं उसके बाद भी थोड़ी देर तक वो जलती रहती है क्योंकि सडनली उसमें पोटेंशियल बढ़ जाता है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ अगर करंट इंक्रीज हो रही है तो उसको कम करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में, एंड व्हेन करंट इज डिक्रीजिंग करंट इज डिक्रीजिंग यानी स्विच को जब हमने ओपन कर दिया, स्विच इज ओपन, when switch is open current start decaying, और decay यानी कि अब उसको increase करने के लिए, to increase it will provide current in the same direction as the external one. This is the current clockwise. अभी कोई करंट डिक्रीज हो रही है तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इट विल प्रोवाइड करंट इन द सेम डायरेक्शन। करंट को सपोर्ट, एक्सटर्नल वोल्टेज को सपोर्ट करने का मतलब एक्सटर्नल था V, उसमें ये E इंड्यूस ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाय RL DI बाय। करेक्ट। ये थ्री केसेस हो सकते हैं, करंट इंक्रीजिंग, करंट डिक्रीजिंग और करंट इज कांस्टेंट थ्रू द सर्किट। इंक्रीजिंग करंट को कम करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में इट विल इंड्यूस ईएमएफ, और डिक्रीजिंग करंट को सपोर्ट करने के लिए इट विल इंक्रीज इन सेम डायरेक्शन। करंट इज मेंटेन कांस्टेंट, सो जैसे ट्यूबलाइट में या सीएफएल में, सो इट डजंट गेट फ्यूज इजीली। Is right. Inertia, inductance is also called inertia of electricity. Inductance is also called as inertia of electricity, as it tries to maintain the same state of current slash EMF. It tries to maintain the same amount of current slash EMF. जितनी सर्किट में पहले करंट थी या जितना पोटेंशियल था उतना ही मेंटेन करने के लिए कोशिश। ओके, सो ये तो हो गया इंडक्टर। इंडक्टर का रोल क्या था सर्किट में? अपोज करना चेंज को। इंडक्टेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक तो तरीका ये है, फ्लक्स से L इज इक्वल टू 5/I, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और फ्लक्स और करंट का रेशियो ले लेंगे, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग ड्यू टू एनी लूप डिवाइडेड बाय द करंट इन द लूप। सो बाय दिस लॉजिक इसकी एक यूनिट आ गई वेबर पर एम्पियर, एंड दैट इज कॉल्ड हेनरी, नोटेड एज H। दूसरा हम यहां से निकाल सकते हैं EMF इंड्यूस, so L will be equal to EMF induced into delta T by delta I. Volt into second per ampere, and that is also Henry. Inductance is a property which opposes the change in state of current or EMF. It maintains the same state of current or same state of EMF into the circuit.
Flux per unit current is also defined as inductance. जो उसका significance है वो किसमें? That it maintains the same state of current or same state of potential. Another application, another use of inductance. इंडक्टर को हम इंडस्ट्रियली बोलते हैं चोक कॉइल, जैसे कैपेसिटर को बोलते थे कंडेंसर. तो चोक कॉइल, जहां पर भी आपने वर्ड सुना हो चोक, स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा हो, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही हो, कोई मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हम उसको चोक प्रोवाइड करते हैं. चोक का मतलब होता है एक्सटर्नल एक ईएमएफ प्रोवाइड करते हैं सो दैट इट्स ओवरऑल करंट विल बिकम हाई और लार्ज. राइट. इंडक्टेंस में बाहर से जो करंट पास करेंगे उस करंट का और फ्लक्स का रेशियो, दैट इज इंडक्टेंस. होता तो सभी के साथ है बट कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज दिस इज लूप में करंट पास करेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला केवल सेंटर के लिए पता है कि हमें सेंटर नहीं, हमें पूरी की पूरी फ्लक्स चाहिए. व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप, इसलिए ये थोड़ा मुश्किल होता है. हम कैलकुलेट करते हैं केवल उस केस में जहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड. एक घंटे का है क्या? 1 hour. Self-inductance of a long solenoid. So this is a solenoid of length L having n number of turns, cross section area capital A. इस केस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली क्योंकि हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता है. दैट इज magnetic field side is constant. N number of turns, L is the length, A is the cross section area. Total number of turns N. Current in the loop is, current in the solenoid is I. Length L. And cross section area is capital A. राइट. सो इसमें हमने कोई करंट पास की आई, बिकॉज ऑफ दैट करंट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज mu naught Ni. Number of turns N, magnetic field B, area A, total magnetic flux that is linked with this solenoid. Total magnetic flux linked with the solenoid is how much? N into B into A. Number of turns N, B magnetic field, A area of the loop.
Magnetic field through inside of a solenoid is mu naught Ni. Small n is number of turns per unit length. Some small n को लिख लेंगे capital N by L times A. N mu naught N by L I into A. That's mu naught N square A by L times I. That is phi. Phi is equal to L into I. Compare with this, we get self-inductance of a long solenoid. Self-inductance of long solenoid become mu naught N square A divided by L. Capital L यहाँ पे inductance है, small l is the length of the solenoid. Capital N is number of turns. A को हम pi into r square भी लिख सकते हैं, the cross section area of solenoid. So inductance is also pi mu naught N square r square by L, or L is mu naught N square A by L. That's the inductance. So it depends upon the square of number of turns, depend upon area, directly proportional, inversely proportional to length, and also proportional to the medium present inside. अभी अंदर वैक्यूम था इसलिए V naught, इसलिए mu naught. अगर हम इसके अंदर कोई आयरन रॉड रख दें या कोई भी मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल रख दे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दे, अकॉर्डिंगली म्यू आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. Inductance will increase or decrease according to the material's mu. पैरामैग्नेटिक रखने में थोड़ा इंक्रीज होगा, डायमीटर रखने में थोड़ा डिक्रीज होगा, और फेरोमैग्नेटिक यानी आयरन रखने में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, 100,000 टाइम्स इट विल इंक्रीज. राइट. इंडक्टर और क्या करता है? एक तो सर्किट में करंट मेंटेन करने की कोशिश करता है बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ इन अपोजिट डायरेक्शन. करंट डिक्रीज होगी तो इंक्रीज करने का, इंक्रीज होगी तो डिक्रीज. What about other roles of inductor? सर्किट में, जिस भी सर्किट में क्लोज्ड हो, स्ट्रेट वायर का कोई इंडक्टेंस नहीं होगा. स्ट्रेट वायर हैज नथिंग. क्लोज लूप में जब हम बाहर से करंट एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो व्हेन वी आर पासिंग करंट बाय एन एक्सटर्नल सप्लाई, उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ वाली बैटरी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है. Again, an external battery, external supply, when current is passed through it, it has to do work against the induced EMF battery. Induced EMF के against current को pass करने के लिए external circuit has to do work, external battery has to do work. और जब भी कोई external source work करता है, external agent work करता है, it will be stored in the form of energy. जैसे मैकेनिक्स में भी हम पढ़ते थे, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इट गेट्स स्टोर्ड. लाइकवाइज हियर, जो बाहर बैटरी लगी है जिसकी वजह से सर्किट में करंट है, दैट हैज टू डू वर्क अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ. एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर. इंडक्टर का सिंबल भी सोलेनॉइड जैसा ही होता है. In capacitor also, work done in charging the capacitor is stored in the form of electrical energy. Inductor symbolically is like the solenoid. बाहर एक बैटरी है and we are passing current. So it is nothing but a solenoid only. बाहर की जो बैटरी है V, that tries to maintain the current, but उसको induced EMF के against work करके सर्किट में करंट सप्लाई करना होता है.
Suppose in dt time, if the dq amount of charge is supplied by the battery across this inductor, इंडक्टर के अक्रॉस dq अमाउंट का चार्ज पास करने में एक्सटर्नल बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जितना इसको वर्क करना है दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो एपी सर क्या पढ़ा रहे हैं, कल क्या पढ़ाया सर ने, एपी सर की क्लास की थी कल? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज dq, q चार्ज को v वोल्ट के पोटेंशियल के अक्रॉस मूव करने में फॉर्मूला था qv. So here dq charge it will be E induced into dq. E induced हो गया L times di by dt times dq. ये सेम जो वर्क डन है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. राइट, du आ जाएगा L, dq by dt को I लिख सकते हैं L into I into di. सो I को I plus di करने में इतना वर्क डन करना पड़ता है, इतनी एनर्जी स्टोर हो रही है. टोटल एनर्जी स्टोर्ड व्हेन द फाइनल करंट ऑफ I इज established in the circuit, और इंडक्टर में जब टोटल फाइनल करंट कैपिटल I तक आ गई, टोटल एनर्जी स्टोर्ड 0 to u du 0 to I di. U is equal to half Li square. Energy stored is half Li square. This is similar to half CV square. कैपेसिटर में था हाफ CV square. Similarly, इंडक्टर में अगर I करंट पास हो रही है, then energy inside inductor is half Li square. कैपेसिटर में एनर्जी कहाँ पे होती है, दोनों प्लेट्स के बीच में, किस फॉर्म में होती है? किस फॉर्म में होती है बेटा कैपेसिटर के अंदर एनर्जी? रुद्रांश, सक्षम, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में होती है? काइनेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कुछ मूव थोड़ी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यहाँ पर क्या है, करंट की वजह से इट हैज मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट. कैपेसिटर की एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. कैपेसिटर की एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, मैग्नेटिक इंडक्टर की एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है. तो जैसे इलेक्ट्रिक कैपेसिटर केस में वी डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी. सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है सॉलिनॉइड के अंदर, वी कैन डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. मैग्नेटिक फील्ड energy density, that is UV.
right? Magnetic field energy density, that is total energy stored per unit volume. Energy stored per unit volume. एनर्जी कितनी होती है? हाफ एल आई स्क्वायर. वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू लेंथ. अब हमें इस फॉर्मूले को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो दैट वी कैन राइट हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इज देयर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला बी के टर्म्स में. व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इंडक्टर? तो उसके लिए एल का फॉर्मूला और आई का फॉर्मूला दोनों हमें चेंज करना है. एल इज इंडक्टेंस. एल कितना है? एल का फॉर्मूला था म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन स्मॉल एल. और आई को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिखोगे अगर तो बी था म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई. आई इज बी एल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एन. सब्स्टिट्यूट हियर. So energy density, which is small u, is half mu naught n square a by L times BL divided by mu naught n square and divided by A into L. Solve for the value of right. तो ये आ गया एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी मतलब जूल पर मीटर क्यूब. एनर्जी स्टोर्ड, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा फाइनली? Solve for this magnetic field energy density of inductor. Yes. क्या आया? On solving this, a cancel, L square cancel, n square cancel. Ultimately ये बन जाना चाहिए. देखो ये a gone, L square gone. ये n का स्क्वायर n स्क्वायर गॉन. ऊपर म्यू नॉट, नीचे म्यू नॉट स्क्वायर. एक कट जाएगा. 1/2 b square by म्यू नॉट या b square by 2 म्यू नॉट. This is the formula for magnetic field energy density. B square by 2 mu naught, that is the magnetic field energy density. Stored electric field energy density का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. तो अगर हमें एनर्जी डेंसिटी पता है और वॉल्यूम पता है टोटल एनर्जी निकालने के लिए, एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई. दैट इज द रोल ऑफ इंडक्टर. सर्किट में इंडक्टर, तो जैसे जो वायर्स होते हैं हमारे पास घर में, सपोज वायरिंग कर रहे हैं, जरूरत ही 10 मीटर की और 100 मीटर वायर खरीद ले, 100 मीटर. तो फिर क्या होता है? 100 मीटर वायर खरीद ले, ज्यादा बड़ा पड़ रहा है, बीच में उसको फोल्ड करके और फिर ऐसा टांग देते हैं बीच में. दैट शुड नॉट डू बिकॉज इट मेक्स अ इंडक्टर. और इंडक्टर में थोड़ी एनर्जी स्टोर हो जाएगी और वो एक अपोजिंग ईएमएफ प्रोवाइड करेगा एंड इट विल कॉज सम एनर्जी लॉस. सो दैट इज वाई हमें हमेशा टाइट करके और स्ट्रेट वायर करके ही वायरिंग करनी होती है unless it is required to have energy stored. Correct? Fine. अब ये जो इंडक्टर है, this inductor is operational or working only when current is changing.
एसी में इंडक्टर वर्क करता है जब तक, डीसी में जब तक करंट वर्क चेंज होगी तब तक वर्क करेगा. If current become constant with time, then there will not be any EMF, there will not be any role of inductors. Right? Okay. So this is inductor. इंडक्टर कुछ ऐसा अलग से नहीं है. अगर हम इंडक्टर कोई भी क्लोज लूप बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड चोक कॉइल. सो प्रैक्टिकली अगर हम कोई भी इंडक्टर बना रहे हैं तो उसमें इंडक्टेंस तो होगा ही होगा, प्लस वायर है, वायर की लेंथ की वजह से उसका रेजिस्टेंस भी हो जाएगा. सो इट विल हैव some resistance also, unless it is given to be an ideal choke coil. In ideal coil only the resistance will become zero. So this works in any circuit only when current is changing. If current become constant, choke coil or inductance will behave like a short circuited wire. Next, जैसे ये सेल्फ इंडक्टेंस था, so अगर बहुत सारे कॉइल्स हैं और हमने आपस में सीरीज में लगा दिए, या वी वांट, अच्छा कुछ थोड़ी सी छोटी सी थ्योरेटिकल चीज और है यहाँ पे. व्हाट इज दैट? चोक कॉइल या इंडक्टर ज्यादा नहीं यूज कर सकते. रीजन बीइंग बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, दैट वर्क डन इज नेगेटिव वर्क डन. वो अगर इससे ज्यादा हो जाए जितना वो स्टोर कर सकता है तो स्पार्किंग के फॉर्म में देयर विल बी स्पार्क्स. जैसे बहुत तेजी से अगर हम करंट चेंज करते हैं सडनली तो भी स्पार्किंग होती है. अंधेरे कमरे में अगर आपने स्विच को बहुत फास्ट ऑन किया, समटाइम्स देयर इज अ स्पार्क because the battery is doing work against the high induced EMF battery. जितना फास्टर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा ईएमएफ होगा. ज्यादा ईएमएफ मतलब ज्यादा वर्क डन, और वो वर्क डन हीट के फॉर्म में, स्पार्किंग के फॉर्म में appear होगा. राइट? ओके. सेकेंड, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग. जैसे अभी मैंने एग्जांपल क्या दिया था, अगर हमें घर में वायरिंग करनी होती है तो उसको बिल्कुल स्ट्रेट वायर करके करते हैं. कॉइल सर्कल नहीं करना चाहिए, सर्कल करेंगे तो इंडक्टेंस आ जाएगा. इंडक्टेंस आएगा तो थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी अगेंस्ट द बैक ईएमएफ, अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ. बट बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर हमें करना ही पड़ता है सर्कुलर लूप. जैसे मोटर में क्या होता है, वाइंडिंग करते हैं बहुत सारे वायर्स की. ट्यूबलाइट के अंदर चोक कॉइल में भी होता है. सो जब हमें ऐसा कुछ करना ही हो तो हम सिंपल स्ट्रेट वायर ना यूज करके थोड़ा ट्विस्टेड वायर यूज करते हैं, and we make a non-inductive winding. What is that non-inductive winding? Non-inductive winding का मतलब किसी वायर को ऐसे एक सिंगल ऐसे क्लोज लूप बनाते हैं. सो दिस इज नॉट द लूप. अब हम क्या करेंगे, वायर के दोनों end, एक इधर फ्री एंड एक इधर, पहले वायर को डबल कर लेते हैं. वायर को डबल कर लिया, समझ ना? डबल करना मतलब both the free ends are together here, both the free ends are here, और फिर हम उन दोनों को हमेशा एक डबल वायर की तरह लेके जाते हैं, and that will be added, that will be always joined at one end. Instead of two free ends दोनों तरफ, उसको पहले एक बड़ा के डबल वायर करते हैं और फिर वाइंडिंग करते हैं. इससे एडवांटेज क्या है? What is the use of this winding? अगर हम एक सिंगल वायर लेते both the ends, then it would have a different. अभी इधर से करंट जो जा रही है, this current will come back, this current will come back through the other loop, right? Advantage of that is अभी लूप में करंट तो पास हो रही है. Instead of single wire,
ऑलवेज अगर हम कोई भी एक सर्कुलर लूप लेते हैं, एनी सर्कुलर लूप और कॉइल इफ वी टेक, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो रहा है बट उस चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इफ वी अप्लाई द एम्पियर सर्किटल लॉ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, इसमें से एक करंट इस लूप के अंदर जा रही है, दूसरे करंट लूप से बाहर आ रही है, सो इट विल बी I माइनस I, दैट विल बी 0। टोटल फ्लक्स जितना नीचे से ऊपर है उतना ही ऊपर से नीचे है। टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद एवरी कॉइल और एवरी लूप will become 0. So even though it is changing, the flux will always remain 0. और अगर flux 0 है, change ही नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से कोई भी back EMF induce नहीं होगा। When there is no back EMF, there will not be any kind of energy loss. Correct? नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग का मतलब हमने ऐसी वाइंडिंग की है जिसमें लूप होने के बावजूद भी इंडक्टेंस नहीं होगा, यानी बैक ईएमएफ नहीं होगा। L is 0 only because of this special type of arrangement that every loop has two current, one going in the plane, another coming out of the plane. सर एम्पियर सर्किट लॉ क्यों अप्लाई किया है इसमें? कुछ कह रहे थे, सॉरी, I just got a call. Yes. सर मैं कह रहा हूँ सर सिर्फ एम्पियर सर्किट लॉ क्यों अप्लाई किया है इसमें? ये बेटा ये दिखा ये रहा है कि ऐसे किसी भी लूप में एस के चारों तरफ अगर कोई भी हम सरफेस लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। क्यों? क्योंकि एक करंट ऊपर की तरफ आ रही है, एक करंट नीचे की तरफ आ रही है। अगर एक ने अपवर्ड आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, दूसरे ने इनटू द प्लेन किया, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऐसी वाइंडिंग में करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, बट हमेशा दो करंट होगी इन एनी वायर। एक करंट ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, दूसरी नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0, नेट फ्लक्स इज 0। So even though that flux is changing, current is changing, flux will always be 0. इसीलिए इसमें कोई इंडक्टेंस नहीं होगा, इसमें कोई बैक ईएमएफ नहीं होगा, इसमें कोई एनर्जी अननेसेसरीली लॉस नहीं होगा। समझ गए? यस सर। ओके, सो दैट्स द सेल्फ इंडक्टेंस। अब एक छोटा सा एक और पार्ट कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। जैसे रेजिस्टर्स को सीरीज पैरेलल में लगाते हैं, सिमिलरली इंडक्टर्स को भी हमें कम या ज्यादा करने के लिए we connect that into series or parallel. So suppose there are multiple loops, we connected them in series. Combination of inductors. First series, L1, L2 and L3. If they are connected in series, current I goes through it. अगर पहले की रेट इंक्रीज हो रही है तो दूसरे में इंक्रीज होगी, तीसरे में भी इंक्रीज होगी और सेम रेट से होगी बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले की करंट क्लॉकवाइज इंक्रीज हो रही है, सपोज इंक्रीजिंग मतलब उसको अपोज करने के लिए इट विल हैव एन ईएमएफ इंड्यूस इन अपोजिट डायरेक्शन। फर्स्ट की इंक्रीज हो रही है तो सेकंड की भी इंक्रीज होगी,
It will also have EMF induced in the opposite direction. तीसरे में भी same in opposite direction. अब अगर हम इन तीनों को हटा के एक सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटर इंडक्टर लगा देते हैं, L इक्विवेलेंट, so L इक्विवेलेंट और इसमें है I, इसके क्रॉस जो ओवरऑल EMF इंड्यूस होगा E इक्विवेलेंट. Instead of three different inductor, if you want one single inductor which has the same EMF induced, equivalent EMF will be E1 plus E2 plus E3. Equivalent EMF is L equivalent di by dt minus L1 di by dt minus L2 di by dt minus L3 di by dt. Di by dt and minus gone. So L equivalent is L1 plus L2 plus L3, which is again similar to that of series combination of resistors. जो जैसे resistance का फॉर्मूला था वैसे ही inductance का फॉर्मूला है, सीरीज में ऐड हो जाएगा. n अगर identical series में है then it will become n times. But this works only when current is changing. For a normal DC circuit चाहे 3 लगाओ चाहे 5 लगाओ, अगर current constant है तो उसका कोई मतलब नहीं, there is no inductance. रेजिस्टेंस विल वर्क. अगर ये चोक कॉइल है उसका रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस डीसी सर्किट में काउंट होगा, इंडक्टेंस काउंट नहीं होगा बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हेन करंट इज कांस्टेंट. सेकंड इज पैरेलल. सो वी हैव इंडक्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल between the same points or same terminal. पहले में L1 first EMF, sorry, first inductor L1, second is L2, third is L3. Right? Now, since they are connected in parallel, same points के बीच में है, so same potential difference होगा. Current will be divided. I will change to I1, I2 and I3. But given that they are connected in parallel, they all will have same EMF induced. If we replace this by 1 L equivalent, current is I, it will be E equivalent. E equivalent will also be same as E because parallel में लगाने पर भी same होता है. In the case of parallel, potential is same, current will be divided. In the case of series, current is same and potential is divided. सर बिल्कुल कैपेसिटर्स की तरह, जैसे आई वही रहता है, वी डिवाइड हो जाता है. रेजिस्टर की तरह, रेजिस्टेंस में जैसा था वैसे कुछ है. तो इसमें सबका ईएमएफ तो सेम ही है. पहले के लिए हो गया L1 d I1 by dt, दूसरे के लिए हो गया माइनस L2 d I2 by dt, तीसरे के लिए हो गया माइनस L3 d I3 by dt, और अगर पूरे का इक्विवेलेंट लोगे तो माइनस L इक्विवेलेंट di by dt. Because this current I is divided in I1 plus I2 plus I3. Divide करोगे अगर तो di by dt is di1 by dt plus di2 by dt plus di3 by dt. Now calculate the value of di by dt. बड़े वाले से when it is combined it become minus E upon L equivalent minus E upon L1 minus E upon L2 minus E upon L3. E gone, minus gone. 1 upon L equivalent is 1 upon L1 plus 1 upon L2 plus 1 upon L3, which is the same formula as it was for series and parallel resistances. Almost 90% chapter is done. थोड़ा सा बचा है केवल mutual inductance and mutual induction. So that we will do on Friday. Don't miss the Friday class if possible.
Okay, that's it for today. Thank you. Questions आपको करते रहने हैं from SL Arora, at least SL and previous year JEE. DPPs मैं भेज रहा हूँ, but again I am not focusing right now. अभी पहले term 1 का syllabus खत्म कर लेते हैं. Then we will discuss all the DPPs of these chapters. Okay, thank you. Bye bye.